पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में एक टॉपिक है युद्ध, और युद्ध का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है युद्ध की विधि, लॉज ऑफ वॉरफेयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। इस ऑडियो क्लास के थ्रू मैं आपको इस क्वेश्चन के एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से 2 से 3 किताबों से मिला करके बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकिएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन आपको बेसिक इंट्रो ये देना है कि जब युद्ध शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, और जैसे युद्धरत देश इस प्रयोजन को पूरा कर लेते हैं, उनके पास बहुत सारी शक्ति आ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि उनके पास शक्तियाँ नहीं आती हैं। इस दोनों के ही दौरान कुछ नियमों का पालन करना उनके लिए ज़रूरी होता है, और जो युद्ध के जो नियम होते हैं वही जो होते हैं वो युद्ध की विधि होती है। और इन नियमों को अभी समय संख्या 4 कन्वेंशन नंबर 4 में हेग विनियमन यानी कि हेग रेगुलेशन में प्रावधानित किया गया है। तो यहाँ पे एक फैक्ट आपको लिखना ज़रूरी है, हेग विनियमन यानी कि हेग रेगुलेशन ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ कुछ फैक्ट की भी एंट्री बहुत ज़रूरी होती है। अब उस नियम में कहा क्या गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि शत्रु को क्षतिग्रस्त करने के लिए यानी शत्रु को कोई भी तरह का हानि पहुंचाने के लिए जो उपाय युद्धरत देश, जो भी उपाय जिन देशों ने युद्ध किया है उनके द्वारा अपनाए जाते हैं वो असीमित नहीं है। मतलब उनके जो भी उपाय हैं वो कई तरह के उपाय हैं। इन नियमों को मानवता, मेन बेसिक क्या है कि जो नियम बनाए जाएंगे वो मानवता के हित में हो, बर्बरता ना हो, और उससे शांति और सुरक्षा स्थापित हो। अब इन नियमों का प्रयोग राज्य द्वारा पहले समय से ही प्राचीन काल से किया जा रहा था, पर युद्ध के अधिकतर नियम का विकास कब हुआ है? मेडाइवल एज, मध्यकाल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा युद्ध कब हुए हैं? मेडाइवल एज में हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रूढ़िगत जो पुराने नियम है उसको फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग हेग रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और इसको फॉलो करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने 1949, दूसरा फैक्ट आप ऐड करिएगा, 1949 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने विचार किया कि युद्ध विधि का विषय जो भी बनाया गया उसको एक किताब में एक कहीं पर उसको संहिताकरण कर दिया जाए, और सुझाव दिया जाए कि युद्ध का अवैध होने का कारण होगा अगर वो युद्ध की विधि का फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए युद्ध की विधि बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले युद्ध कितने तरह के होते हैं ये पता होना चाहिए। तो उस विषय पर संहिताकरण में सबसे ऊपर लिखा गया कि युद्ध की विधि को मेन रूप से 3 भाग में बांटा गया है। एक तो स्थल युद्ध विधि, दूसरा सामुद्रिक युद्ध विधि, और तीसरा हवाई युद्ध विधि। कैसे, किस विधि से किया जाएगा, सबसे पहले कर लेते हैं स्थल युद्ध विधि, लॉज ऑफ लैंड वॉरफेयर क्या होता है। तो स्थल युद्ध विधि से संबंधित नियम, पहला फैक्ट 1907 के स्थल युद्ध विधि हेग रेगुलेशन की संख्या 6 में है। ठीक, आपको ये फैक्ट नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद अगला है जेनेवा में, जेनेवा रेगुलेशन 1864 में कहा गया है कि घायल सैनिक की स्थिति से संबंधित नियमों का प्रावधान किया गया है, और हेग अभिसमय में शामिल किए जाने के बाद मान्यता दी गई है कि स्थल युद्ध के नियम किस किस तरह से हैं। पहला नियम तो है योद्धक और गैर योद्धक। अब सबसे पहले आपको स्थल युद्ध के नियम में एक फैक्ट लिखना है, फिर से हेग अभिसमय 1907 के बारे में। हेग प्रतिज्ञा में कहा गया कि जो युद्धरत देश हैं उनकी स्थिति को स्पष्ट किया गया, और ये भी कहा गया कि कौन व्यक्ति योद्धी माना जाएगा, और इसके अनुसार वह सैनिक जो नियमित रूप से सेना में होते हैं तथा उनका विशेष रेजिमेंट नंबर होता है। कुछ सैनिक जो हमेशा पर्टिकुलर हमेशा एक सेना में होते हैं, उनका एक रेजिमेंट नंबर होता है, उनको हम बोलते हैं वैध सैनिक, जो कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा गोरिल्ला फौजें होती हैं, स्वयंसेवक फौजें होती हैं, ये सब वैध सैनिक के कोटि में आते हैं। लेकिन वैध सैनिक किन्हें माना जाएगा, उसके लिए भी कुछ टर्म्स कंडीशंस रखे गए, जैसे कि वह किसी निश्चित अधिकारी विशेष के अधीन हो, कोई एक उसके ऊपर एक ऑफिसर हो, उनका निश्चित चिन्ह हो, एम्ब्लेम हो, जैसे कोई ध्वज लगाएं, कोई फ्लैग लगाएं, जो दूर से पहचाना जा सके कि अच्छा इस फौज के वो हिस्सेदार हैं, वो खुलेआम शस्त्र लेकर चलते हों, और वह युद्ध के नियम और प्रथाओं के अनुसार युद्ध करते हैं। ये 4 पॉइंट है जिसको नोट करना जरूरी है, जिससे कि कोई भी सैनिक वैध माना जाएगा, उसके अलावा बाकी सैनिक अवैध होंगे। ठीक है, फिर 1949 में पहले तो सैनिकों के बारे में नियम बनाए गए, उसके बाद बनाए गए युद्ध बंदियों के बारे में नियम, कि जो युद्ध में बंदी बनाए जाएंगे उनके बारे में तो नियम बहुत ज़रूरी है। तो इससे संबंधित है जेनेवा अभिसमय, जेनेवा कन्वेंशन, ये हुआ था 1949 में। इसमें जो स्थल युद्ध होता है उसके सारे नियम दिए गए हैं। इसके आर्टिकल 4 में कहा गया है
कि राष्ट्रीय आंदोलन को जब नियंत्रित करने के लिए जो फौज होती है उसको भी वैध सैनिक की कोटि में शामिल किया जाएगा। यानी वैध सैनिक जो नेशनल मूवमेंट्स होते हैं उसमें जो सैनिक है वो क्या है, वैध सैनिक हैं। इसके अलावा 1929 के जेनेवा एग्रीमेंट में और भी कई नियम बनाए गए जो अभी तक काम कर रहे हैं युद्ध बंदियों के लिए। तो जब कोई युद्ध के बंदी बनाया जाता है उससे संबंधित नियम भी इसमें बनाए गए हैं। अब युद्ध बंदियों से रिलेटेड क्या नियम है, जैसे कि युद्ध के समय जो लोग घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जो भी सैनिक ऐसे अवस्था में पाए जाते हैं उनको क्या करना है, ये रखा गया है कि वो उनका कर्तव्य है जो युद्ध कर रहा है जो देश, कि ऐसे बीमार लोगों को, घायल लोगों की रक्षा करे, घायल सैनिकों की उनकी चिकित्सा करे, इलाज करे और उनको अपने सही जगह पर पहुंचाया जाए। अब ऐसे में स्थल युद्ध में क्या क्या साधन हैं जो वर्जित हैं, प्रोहिबिटेड हैं लैंड वॉरफेयर में। तो युद्ध की परिभाषा में कहा गया है कि युद्ध 2 या 2 से अधिक राष्ट्र के बीच उनकी सशक्त सेनाओं का संघर्ष है, शक्ति का प्रयोग होगा, सीमा के भीतर होगा। ये 4 चीज़ें फैक्ट आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रथा और संधि के हिसाब से ये कहा गया है हेग प्रतिज्ञा के अनुसार कि जहरीले शस्त्र, नुकीले शस्त्र जिससे कि बिना बात के पीड़ा पहुंचती है, बिना बात का दर्द होता है, इनको प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि विषैली गैस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो पानी है, जो खाने की सामग्री है, उसमें किसी भी विषैले पदार्थ को नहीं डाला जा सकता है कि उससे सैनिक घायल हो जाए या सैनिक बीमार पड़ जाए या मर जाए। इन चीज़ों का प्रयोग रोका गया है। इसके अलावा युद्ध के दौरान जो आरक्षित शहर को नष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ शहर ऐसे होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, उनको बर्बाद नहीं किया जा सकता। कुछ गांव होते हैं, कुछ कस्बे होते हैं जो सैनिक छावनियाँ होती हैं, उनसे दूर रहा जाता है। जो आक्रमण करता है ना, उनको वहाँ से दूर रहना होता है। अब यदि किसी विशेष कारण के कारण ऐसे स्थान पर आक्रमण सैनिक महत्व के लिए आवश्यक हो तो सैनिक अधिकारी का एक कर्तव्य है कि पहले वो वहाँ खुद जाए, वहाँ के लोगों को चेतावनी दे, उसके बाद ही वहाँ पर जाके कोई भी कार्रवाई करे। फिर 1977 में जेनेवा अभिसमय के प्रथम प्रोटोकॉल के अनुसार नए शस्त्र के जो नया प्रयोग करना हो, वो भी शस्त्र के प्रयोग का क्या प्रभाव होगा ये पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं कि संघर्ष शुरू हो गया उसके बाद बताएं कि हमें पता नहीं था कि इस शस्त्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि में योधी और अयोधी जो युद्ध कर रहे हैं और जिनके ऊपर युद्ध हो रहा है, इन दोनों में हमेशा अंतर रखा गया है। कुछ को कुछ सुविधाएं दी गई हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार सहायता पहुंचाने के लिए। जैसे जहां युद्ध बंदी है वहां सहायता पहुंचाया जाएगा, उनके विरुद्ध मुकदमा भी चलाया जा सकता है, उनकी हत्या नहीं की जा सकती है, उनको अगर कोई ऑलरेडी घायल है उसको और घायल नहीं किया जा सकता है, और व्यक्तियों को पहुंचाने वाली पीड़ा को कम करने के लिए, उसको सीमित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से स्थल युद्ध में जो वर्जित साधन है वो मैंने आपको बताया। तो स्थल युद्ध में बेसिक पॉइंट आपका क्या है कि योद्धक और गैर योद्धक के बीच कैसा व्यवहार होगा, क्षतिपूर्ति। दूसरा, सशस्त्र बल के घायल और बीमार सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तीसरा, युद्ध के समय सिविलियन व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, जो वहाँ पे जनसंख्या रह रही है उनके साथ। शत्रुओं के साथ तो व्यवहार अलग होता है लेकिन सिविलियन के साथ अलग व्यवहार होता है। नज़रबंद जिन्हें किया गया उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, धर्म के नाम पर उन पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, कोई शारीरिक कष्ट ना दिया जाए, ये भी सारा नियम में दिया गया। भाषा के नाम पे, रूढ़ी के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे किसी भी तरह से नज़रबंदी को भरण पोषण में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चौथा, युद्ध काल में जो लोग बीमार हो गए, जो घायल हो गए, उनके संरक्षण के लिए व्यवस्था करना, ये भी स्थल युद्ध का एक नियम है। और फिर युद्ध के प्रभाव से जो सिविलियन जनसंख्या ख़त्म हो गई है और जो बची है उनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किया गया जेनेवा कन्वेंशन में, ये बताया गया। अब इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इजराइल और लेबनान के बीच के संघर्ष में सिविलियन जनसंख्या पे जो आक्रमण हुआ था 2006 में, आप वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा आप अधिग्रहित जो राज्य क्षेत्र है उसमें सिविलियन जनसंख्या के साथ क्या व्यवहार किया जाए, जो अपने अंदर जिसको अधिग्रहित कर लिया जीतने वाले देश ने, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। फिर आता है युद्ध बंदी, जो कि युद्ध के दौरान बंदी बना लिए गए, उनके साथ क्या व्यवहार होगा, ये भी हेग कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन में कहा गया कि उनके साथ जो व्यवहार होगा, जो युद्ध में पकड़े गए हैं, उसमें कोई खास अंतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी बस यही ध्यान रखना है कि उनकी सुरक्षा, संरक्षण, चिकित्सीय देखरेख, खाद्य पदार्थ और अन्य सुविधाएं सकारात्मक रूप से दी जाएं। फिर बंदीकर्ता राज्य के अधिकार के साथ सूचना प्राप्त करना, जिसको बंदी बनाया गया उससे सूचना प्राप्त करने के लिए उस पर लगातार अत्याचार नहीं किया जा सकता है, उस पर अनुशासन के साथ ही उपयोग किया जाएगा, उस पर कोई न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है, उस पर शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसको दंड किस आधार पर देना है,
उसके साथ मानवीय व्यवहार करना, उसके भरण पोषण का ध्यान रखना, उसकी चिकित्सा सुविधा, उसके साथ व्यवहार की समानता होनी चाहिए, उसको निवास की सुविधा देनी चाहिए, कैंटीन में खाने पीने की व्यवस्था हो, एक शिविर बनाया जाए, युद्ध बंदियों का नियोजन किया जाए। अब इसमें आपको क्या है एग्जाम्पल दे सकते हैं, द्वितीय खाड़ी युद्ध 2003 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और फिर ऐसा धीरे धीरे करते करते उनकी बंदी की स्थिति की समाप्ति हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है सामुद्रिक युद्ध विधि। सामुद्रिक युद्ध विधि में क्या आता है? तो सामुद्रिक युद्ध विधि में 19वीं सदी से पहले समुद्री युद्ध के नियम रीति रिवाज सब पुराने ही से चल रहे थे। उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो नए नियम बनाए गए समय के हिसाब से। पहला नियम बनाया कि जो शत्रु देश है उसके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जलपोत पर आक्रमण, जो प्राइवेट और पब्लिक जलपोत होते हैं शत्रु के, वो एक सामान्य नियम बनाया गया कि उस पर आक्रमण किया जा सकता है, चाहे वो देश के बंदरगाह में हो, चाहे वो आक्रमणकारी के बंदरगाह में हो, चाहे खुले समुद्र में हो, उस पर आक्रमण किया जा सकता है समुद्री नियम के अनुसार। दूसरा है चिकित्सालय जलपोत। तो 1947 में हेग अभिसमय के अनुसार उन जहाज़ों पर ना आक्रमण किया जाए, ना पकड़ा जाए जहां पर घायल व्यक्तियों की चिकित्सा चल रही हो, उनकी सेवा की जा रही हो, और ऐसे जहाज़ों पे क्या है सफ़ेद रंग का पुताई किया होना चाहिए या फिर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा होना चाहिए ताकि समझ में आ जाए कि ये हॉस्पिटल शिप है। इसके बाद तीसरा है धार्मिक, वैज्ञानिक और परोपकारी कार्य में रत जलपोत जो हैं। हेग के 11वें अभिसमय में कहा गया कि जलपोतों को पकड़े जाने के लिए वर्जित घोषित कर दिया गया जो किसी भी धर्म, विज्ञान या परोपकारी कार्य कर रहा हो। इसके बाद युद्ध बंदियों को विनियमित करने वाला जलपोत, जो युद्ध के बंदियों जो पाए गए हैं उनको शत्रु द्वारा आक्रमण नहीं किया जा सकता है, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे अगर जलपोत पे युद्धबंदी रखे गए हैं। फिर है मछली पकड़ने वाले जलपोत होते हैं जो किसी तरह का व्यवसाय करते हैं। तो हेग सम्मेलन के 11वें अभिसमय में ये कहा गया कि समुद्र तट पे लगे हुए बहुत सारे ऐसे जलपोत होते हैं जिन्हें शत्रु नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो मछली पकड़ने वाले जलपोत हैं। व्यापारियों को उन्मुक्ति दी गई है इससे क्योंकि वो लोग व्यापार कर रहे हैं। डाक के थैले या डाक ले जाने वाली नावें, बहुत सारे ऐसे जलपोत होते हैं जो एक देश से दूसरे डाक ले जाते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऐसा हुआ था। तो ऐसे थैलों को, ऐसे सामान को, ऐसे नाव को नहीं पकड़ा जा सकता है। समुद्र तट पे बसे नगरों पर गोलाबारी, जो समुद्र के किनारे नगर बसे होते हैं उन पर किसी भी तरह का गोलाबारी नहीं किया जाएगा क्योंकि वो आरक्षित क्षेत्र में आता है। ऐसे किसी भी चाहे कला भवन हो, विज्ञान भवन हो, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। शत्रु के व्यापारी जहाज़ जो होंगे, जहाज़ के नाविक जो होंगे, उन पर आक्रमण नहीं होगा। व्यापारी जहाज़ को अधिकार है कि वो आक्रमण के विरुद्ध अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और स्पर्श विस्फोटक जो होते हैं, कॉन्टैक्ट माइंस, 1907 में 7वें हेग समय में कहा गया कि ऐसा स्पर्श विस्फोट फैलाना वर्जित कर दिया गया है जिससे कि समुद्र में प्रदूषण फैले। ये एक आदर्श व्यवहार संहिता के समान है और इसका पालन होना चाहिए। फिर 1991 में इराकी युद्ध के दौरान इराक के बहुत से कला और संस्कृति संबंधी भवन और अस्पताल को सेना ने ध्वस्त कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 में समुद्री युद्ध के नियम का उल्लंघन किया गया। जर्मन पनडुब्बी जो थे वो वाणिज्यिक जलयान को डुबा दिया जल के अंदर, और पनडुब्बी जो है वो फट गया। उससे क्या हुआ, तेल निकला और प्रदूषण फैल गया। और जलयान युद्ध, ये इस तरह का युद्ध जो है ना, इस पर बैन लगा दिया गया। तो 1921-22 में वाशिंगटन में कॉन्फ्रेंस हुई और इस तरह से शस्त्रों का सीमाकरण कर दिया गया कि किन शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उल्लंघन हुआ कि 1949 जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार प्रतिपादित नियमों के अनुसार आचरण किया जाना चाहिए समुद्री युद्ध के दौरान। अब तीसरा आता है हवाई युद्ध के नियम। अब वायुयान के द्वारा जो युद्ध होता है वो क्या होता है, हवाई युद्ध होता है, जो का पहली बार इसका शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। तो शुरू में तो इसका उपयोग करने का ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया, युद्ध के दौरान हवाई युद्ध किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब ये युद्ध का प्रक्रिया बढ़ने लगी और इससे बहुत ज़्यादा विध्वंस नाश होने लगा तो फिर वायुयान संबंधी नियम पारित किए गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की गई। अब इस युद्ध में वायुयान, जल संपत्ति, इस सब का कितना नाश हुआ उसके आधार पर ही जो नए नियम बनाए गए। पहला है ब्रुसेल्स सम्मेलन जो कि हुआ 1874 में। अब इस सम्मेलन को रूस के शासक के कहने पर बुलाया गया और इसका उद्देश्य हवाई युद्ध के नियम का प्रतिपादन करना था और इसका कानून बनाना था। फिर ये निश्चय किया गया कि आरक्षित नगर होते हैं, गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, विज्ञान, शिक्षा, धर्म, संस्कृति, परोपकारी, ऐसे जगह पे बम वर्षा नहीं किया जाना है जिससे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे। जहां चिकित्सालय हो, घायल हो, वहां पे गोलाबारी नहीं की जाएगी। इसके बाद हुआ हेग सम्मेलन 1899 में। इस सम्मेलन में लगभग उन्हीं नियमों को फिर से घोषणा की गई ब्रुसेल्स में और
प्रथम हेग सम्मेलन और इसमें निम्नलिखित कई तरह के नियम बनाए गए, जैसे असैनिक जनता जो है, जो सेना से संबंधित नहीं है, उनकी संपत्ति पे कोई बम वर्षा नहीं होगी। दूसरा, धन राशि या अन्य वस्तुओं को वसूल करने के उद्देश्य से किसी पे बम वर्षा नहीं की जाएगी। तीसरा, हवाई बम वर्षा केवल तभी की जाएगी जब किसी सैनिक उद्देश्य को प्राप्त करने की जरूरत हो। चौथा, युद्ध क्षेत्र के पास बसे हुए प्रदेश, नगर, कस्बे, गांव, भवन पर बम वर्षा ना की जाए। पांचवा, विषैले विस्फोटक, जहरीली गैस, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये 5 नियम बनाए गए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हुई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि संस्था मैड्रिड में स्थापित की गई और फिर से यही प्रश्नों पर विचार किया गया कि ये सब सही है कि नहीं, या कुछ और नए नए नियम ऐड करने हैं। तो नया ऐड किया गया, किसी को शारीरिक या सांपत्तिक क्षति ना पहुँचे। फिर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, और इस दौरान युद्ध के नियम का उल्लंघन किया गया। सैनिक और असैनिक किसी का कोई भेदभाव नहीं किया गया, सब पे आक्रमण किया गया, विध्वंसकारी बम वर्षा की गई और इससे क्या हुआ, बहुत ऊंचाइयों से बम वर्षा की गई, ठीक निशाना नहीं लगाया गया, इससे बहुत ज़्यादा क्षति हो गई, बहुत सारे कस्बे बर्बाद हो गए। इसके बाद वॉशिंगटन सम्मेलन बुलाया गया और वॉशिंगटन सम्मेलन हुआ 1922 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें नियम बनाए गए कि व्यक्तिगत वायुयान जो है वो आत्मरक्षा के उद्देश्य से शस्त्रों से लैस नहीं कर सकते। जिनका अपना व्यक्तिगत वायुयान है वो अपनी सिर्फ रक्षा के लिए इसमें शस्त्र नहीं रख सकते। हवाई गोलाबारी द्वारा शत्रु से किसी प्रकार की धन राशि वसूलना अवैध है। असैनिक जनता को गोलाबारी से डराना नहीं है। केवल सेना संबंधी कारखाने पर ही क्षति पहुंचाई जा सकती है। सेना से नगर, कस्बे, भवन को नष्ट ना किया जाए। मिलिट्री क्षेत्र पर बमबारी ना की जाए। धर्म, कला, विज्ञान आदि जैसे भवन है उस पर बमबारी से नष्ट ना किया जाए। स्थलीय सेना पर लागू होने वाले युद्ध को हवाई युद्ध में ऐड ना किया जाए और यदि युद्ध में कोई भी नियम का उल्लंघन करने से क्षति पहुंचाता है तो उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी। इसके बाद फिर जेनेवा प्रोटोकॉल किया गया 1925 में और इसको में भी सेम यही रिपीट किया गया, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ऐड किया गया कि बैक्टीरिया के या गैस का प्रयोग नहीं करना है। और फिर 1932 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ राष्ट्र संघ के अंतर्गत और इसका उद्देश्य था निशस्त्रीकरण करना, कि शस्त्रों का जो प्रभाव है उससे बचाना था विश्व को और शांति स्थापित करनी थी। फिर हो गया द्वितीय वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जर्मनी के युद्धयानों ने नगर को बमबारी से करके नष्ट कर दिया और कानून के खिलाफ जाके हवाई युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। हिरोशिमा, नागासाकी पर उसका प्रयोग किया और अंतर्राष्ट्रीय विधि का नियम का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। तो जिन देशों ने परमाणु बम का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि ये विनाशकारी काम है, अमानवीय काम है, मानवता के विरुद्ध अपराध है, इसलिए इसके संबंध में कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाना चाहिए। और फिर हुआ कि परमाणु युद्ध की वैधता दी जाए या नहीं दी जाए। तो यहाँ से युद्ध का एक चौथा टाइप ऐड हुआ, परमाणु युद्ध। परमाणु युद्ध 1963 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया, परमाणु शस्त्र का प्रयोग। तो परमाणु शस्त्र से अभी तक कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आप भारत से रिलेटेड इसके बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए कि 1978 में परमाणु शस्त्र के उन्मूलन और निवारण के लिए परमाणु शस्त्रों के प्रयोग और प्रयोग की धमकी दोनों ही कंडीशन में महासभा के पास एक संकल्प दिया गया और 93 में इस संकल्प को 126 मत के साथ पास किया गया, जिसमें 2 परमाणु शस्त्र वाले देश चीन और रूस का वोट भी शामिल किया गया और संकल्प लिया गया कि जब भी महासभा ने कहा कि परमाणु शस्त्र का कोई भी प्रयोग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन और मानवता के विरुद्ध अगर हुआ, परमाणु शस्त्रों का विकास, उत्पादन किया जाए, उसके प्रयोग को नहीं स्वीकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का परमिशन लेना पड़ेगा। महासभा का जो संकल्प था ये वर्तमान तक अंतर्राष्ट्रीय विधि में विशेष रूप से महत्व रखता है, क्योंकि कई देशों के पास अभी परमाणु शस्त्र हैं लेकिन उसका प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया और उन्मूलन में समय भी लग सकता है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी परिस्थिति में इन तरह के युद्धों का नियमों का पालन नहीं करने के लिए कोई सज़ा है, क्या उल्लंघन करने पे किसी तरह की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है और अगर नहीं किया गया तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको 4 पॉइंट जो है ये याद रहने चाहिए। एक तो स्थल युद्ध, दूसरा समुद्री युद्ध, तीसरा हवाई युद्ध, चौथा परमाणु शस्त्र का प्रयोग। और इन सब को मिक्स एंड मैच करके आपको लिखना है कि युद्ध के समय जो व्यवहार किया जाता है अन्य उससे उसको किस तरह से बैलेंस करना है। तो आपको इसमें कोई भी चीज़ जो समझ ना आई हो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और सब्सक्राइब बटन या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, बाकी सारी क्लासेस की भी वीडियो वहाँ पे अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। इसे 1 से 2 बार इस ऑडियो को सुनिएगा तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसका एक स्ट्रक्चर ज़रूर बना लीजिएगा
ताकि एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ स्ट्रक्चर रिवीजन करके फैक्ट को कलेक्ट करके एक अच्छा आंसर लिख सके। फैक्ट्स को हमेशा आपको लर्न करना होता है, कंसेप्ट को समझना होता है। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं और आपको 10 फैक्ट भी याद होते हैं तो आप एक कंप्लीट आंसर तैयार कर लेते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाते हैं। ये बेसिक फंडा है किसी भी आंसर राइटिंग का, जो आपको कॉपी के दोनों साइड में करना होता है, एक तरफ फैक्ट एक तरफ कंसेप्ट।